नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपसे एक मेहमान को रूबरू कराते हैं और आज इस कार्यक्रम में हम शिक्षा के मुद्दे को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नव्या फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक कुमार नैन जी। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनको फाउंडेशन बनाने का उद्देश्य क्या है और इनकी फाउंडेशन किस दिशा में कार्य कर रही है। दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। दीपक जी, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना संक्षिप्त में परिचय दीजिए। मैं दीपक कुमार नैन, प्रवक्ता इतिहास, गांधी विद्या निकेतन इंटर कॉलेज बोधपुर अम्बाला में वर्तमान में कार्यरत हूं। और इससे पूर्व मैं जिला मंत्री था उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुराई गुट में, और वर्तमान में मैं नव्या फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। आपने नव्या फाउंडेशन की बात की दीपक जी, मैं चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि नव्या फाउंडेशन का आपने जो निर्माण किया, इसका उद्देश्य क्या है। नव्या फाउंडेशन का निर्माण करने से पहले मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। 28 जुलाई को एक मीटिंग हुई थी और हमारे बहुत सारे साथी हमसे मिले थे, वार्ता हुई थी। और वार्ता पर एक सामाजिक कार्य करने के लिए किस प्रकार का कोई निर्णय लेना था कि जिस पर हम कुछ कार्य करें। तो उन सब की सलाह से एक नव्या फाउंडेशन का निर्माण किया गया और जिसका कार्य शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और समाज में जो बहुत सारी कुरीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज उठाना और समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से नव्या फाउंडेशन का अध्यक्ष निर्माण किया गया था। आपने बात की समाज को जागरूक करना, समाज सेवा के कार्य करना, शिक्षकों की समस्याओं को उठाना, ये सब बातें आपने बताई। तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपकी जो नव्या फाउंडेशन है, इसका कार्य क्षेत्र क्या है फिलहाल। इसका कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक है। हमने गत वर्ष पर्यावरण पर कार्य किया, बहुत विद्यालयों में पेड़ लगाए। उसके बाद मुख्यतः मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक समाज का आईना होता है। शिक्षक मुख्यतः लोगों को जागरूक करना, बच्चों को जागरूक करना और एक नवी पीढ़ी के प्रेरणा स्रोत के रूप में कार्य करता है जी। तो उसमें हमने उस विषय में लेकर अनेक कार्य किए। और जो हमारे यहाँ बागपत जनपद में बहुत सारे शिक्षक हैं, उन शिक्षकों की समस्या को सुना, उनसे रूबरू हम उनके साथ रहे। क्योंकि मैं जिला मंत्री के रूप में भी कार्य किया, तो उनसे काफी लंबे समय से मेरा उनका जुड़ाव है और उनकी समस्या को हम विद्यालय स्तर से और जिला विद्यालय स्तर पर हम लगातार उठाते रहते हैं। दीपक जी, अभी आपने बात की पर्यावरण संरक्षण की। कहीं ना कहीं ये आसान है कि 2-4 लोग इकट्ठा होते हैं, पौधारोपण करते हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, ये कार्य बड़ा आसान होता है। लेकिन आपने बात की शिक्षकों की समस्याओं को उठाने की, उसको आप किस तरीके से उठाते हैं। और उससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि शिक्षकों की समस्याएं क्या है। ये आपने जो सवाल पूछा है, ये सवाल इसमें मैं बताना चाहता हूँ। बागपत जनपद में माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 1400 के आसपास शिक्षक हैं जी, और बेसिक में लगभग 3000 के आसपास शिक्षक हैं जी। और जो हमारा एनजीओ है उसमें बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक जुड़े हुए हैं जी। और जो समस्याओं की बात करें, समस्याओं के 3 चरण हैं जी। सबसे पहला चरण होता है विद्यालय स्तर पर। विद्यालय स्तर पर जहाँ शिक्षकों का शोषण प्रधानाचार्य या प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में शिक्षकों को डराया जाता है, उनके कार्यों को बाधित किया जाता है, अपमानित किया जाता है। बहुत सारे विद्यालय गत वर्षों में हमने इस चीज को लेकर जिला विद्यालय निरीक्षक में कार्यालय में लड़ाई भी लड़ी है। मैं आगे चर्चा में उन विद्यालयों का नाम भी बताऊंगा। और दूसरा सबसे बड़ी बात है, जब शोषण होता है तो हमारे जो अधिकारी हैं वो जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय हैं, जब उनसे बात करते हैं तो हमें किसी प्रकार का वहां पर न्याय नहीं मिल पाता। जो इससे पूर्व के हमारे यहाँ पर कई जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय रहे हैं जिन्होंने शिक्षकों की बात को सुना और उनको माना भी। लेकिन वर्तमान स्थिति बड़ी दयनीय है बागपत जनपद के। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय जो बागपत का है, शिक्षक काफी समय से वहां पर पीड़ित हैं और उनकी मांगों को दबा दिया जाता है, प्रकरणों को लंबित रख दिया जाता है जी। सर, आपने कहा कि जो कार्यालय है या जो शिक्षकों की आपने समस्याएं बताई, उनका शोषण होता है, उसके लिए सर शासन है, प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनके सामने भी शिक्षक जाके अपनी समस्या रख सकते हैं। तो आपको क्यों इन मुद्दों को उठाना पड़ रहा है? क्या आपको सरकार की योजनाओं पर या सरकार के बनाए गए कानूनों पर विश्वास नहीं है? नहीं, सरकार ने किसी शिक्षक को नियुक्त कर दिया गया, एक पैनल के तहत नियुक्त करके विद्यालय में भेज दिया गया जी। लेकिन जो प्रथम जो चरण होता है, जब नियुक्ति पत्र जारी होता है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में, कहीं ना कहीं वहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत हो जाती है।
जी। और वहीं पर कुछ प्रबंध तंत्र, जब वहां से नियुक्ति पत्र अपना दे दा के कैसे भी करके वो नियुक्ति पत्र लेकर जब कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यालय में जाता है, विद्यालय में जाता है, तो अनेक विद्यालयों में प्रबंध तंत्र और प्रबंध संचालक के द्वारा बड़ी उगाही की जाती है, डराया जाता है और उनका शोषण किया जाता है, उनको दबाया जाता है। तो वहां से शुरुआत हो जाती है, यानी कि जो नवनियुक्त शिक्षक जिसको सरकार ने कार्य करने के लिए भेजा है, उसके प्रथम पाठशाला ही, उसकी शुरुआत ही जब वास्ता होता है तो शोषण से शुरुआत होता है। गत वर्षों में बागपत जनपद में चयन बोर्ड के द्वारा अनेक शिक्षक चयनित होकर आए हैं और मैं उसका साक्षी हूं क्योंकि मैं जिला मंत्री के रूप में कार्य किया है। तो बड़ी मात्रा पर कार्यालय में नवनियुक्त शिक्षकों के नियुक्ति पत्र देने में उगाही की जाती थी और मुझे पता है। और जब हम इस चीज में हमने इसका विरोध किया और हम उठे और जब हम चले वहां पर, तब हमने बहुत सारे बागपत जनपद के शिक्षकों को निःशुल्क उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और वो निःशुल्क नियुक्ति पत्र हमने जारी करा। और बहुत सारे विद्यालयों में जो प्रबंध संचालक से इस चीज पर लेकर बात की गई, तो वहां पर भी हमने कार्य इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कार्य किया। दीपक जी, आपने बात की जनपद बागपत की। जनपद बागपत में आपने बताया कि 4400 शिक्षक कार्यरत हैं। आपका एक काफ़ी अच्छा संगठन है, 4400 शिक्षकों की स्ट्रेंथ यहाँ पर है। कहीं ना कहीं चर्चा ये भी है कि दीपक नैन इन 4400 शिक्षकों को साथ लेकर एक राजनीति करना चाह रहे हैं, ये कहाँ तक बात सही? नहीं, सबसे पहली बात है, मैं इसमें भी थोड़ा पूर्व में जाऊंगा। जब मैं जिला मंत्री के रूप में था, मैं कभी भी राजनीति न तो की है और न करेंगे, और हमारा उद्देश्य राजनीति करना है नहीं। हमारा तो सबसे पहला उद्देश्य, हम सब तो बागपत जनपद का जो शिक्षक है उसमें बड़ी संख्या में हमारे शिक्षक विद्यालयों में अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ करते हैं। हाँ, 1% है जिनको राजनीतिक संरक्षण है, जो विद्यालय में जाना अपमान समझते हैं, मैं उनकी चर्चा भी नहीं करूंगा। लेकिन शिक्षक अपना काम अपनी बड़ी ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। और दूसरी बात है, हम लोगों ने जो एनजीओ बनाया है, हम तो दोस्त, हम लोग लोगों से मिलकर एक सोशल उनकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए विद्यालय के समय के बाद जाते हैं। अगर हम राजनीति करते तो विद्यालय के समय में जाते। हमारा तो काम है, अगर किसी व्यक्ति की हम सहायता कर सकते हैं, एक सिंपल सी जोड़ी है कि एक व्यक्ति के साथ अगर हम जाकर खड़े हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका मनोबल बढ़ता है। तो हम तो उस बेस में कार्य करें, राजनीति करना हमारा कार्य नहीं है। दीपक जी, अभी आपने एक बात के दो पहलू होते हैं। अभी आपने शिक्षक की बात की कि शिक्षक अपने दायित्व को बखूबी निभा रहा है और अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है। वहीं आपने इसका कटाक्ष कर दिया कि कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जो अपने दायित्व को नहीं मान रहे और विद्यालय में नहीं पहुंच रहे। तो क्या कमी मानते हैं, क्या कारण मानते हैं, किन लोगों का उनको संरक्षण मिलता है या किस वजह से वो नहीं जा पाती? मैं इस पर भी चर्चा करूंगा, क्योंकि पूर्व बीएसए कीर्ति नैन ने एक जो तथाकथित जो यहाँ कुछ लोग थे उन पर चोट करने का कार्य किया, जो विद्यालय जाने में अपमान महसूस होता था। उन्होंने काफी हद तक बागपत जनपद की बेसिक शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने का कार्य किया। बेहद शानदार व्यक्तित्व उन बीएसए महोदय का रहा है। लेकिन आज भी कुछ प्रभावशाली लोग हैं जिनका राजनीतिक संरक्षण कहीं ना कहीं है, और मुख्यतः बेसिक शिक्षा विभाग में, जो विद्यालय में नहीं जाते और बेसिक शिक्षा कार्यालय उसकी जानकारी है। तो बड़ा विचित्र है कि इस प्रकार के कार्य भी आज बागपत जनपद में चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपने बताया कि जो पूर्व में बीएसए यहाँ पर रह चुके हैं वो किसी चीज का दबाव नहीं मानते थे, क्यों आपको लगता है कि ये दबाव में काम कर रहे हैं? आजकल हम दिल्ली के नजदीक है, तो राजनीति निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हावी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जी, तो दीपक जी, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका जो संगठन है नव्या फाउंडेशन, मैं वहीं पर आना चाहूँगा दोबारा। आपने बताया कि ये शिक्षकों की समस्याओं को लेकर कार्य कर रहा है। क्या केवल शिक्षकों की जो समस्याएं होती हैं उसी के लिए नव्या फाउंडेशन कार्य कर रहा है, या शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर या शिक्षण संस्थानों में जो खामियां हैं उनको लेकर भी नव्या फाउंडेशन ने कोई शुरुआत की है अभी तक? अभी कुछ नवंबर से लेकर अब तक कुछ पारिवारिक परिस्थितियां रही जिस पर हम कुछ काम नहीं कर पाए, लेकिन अब की बार हमने अपना पूरा कार्यक्रम निर्धारित कर लिया है। जो आज के समय पर निजी विद्यालय हैं जहां अभिभावकों का शोषण किया जा रहा है, एक ही विद्यालय में सारी चीज आपको उपलब्ध करा दी जा रही है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी हम काम कर रहे हैं। जो ये आजकल छोटी छोटी घरों में जो विद्यालय खुल दिए गए, इनके खिलाफ भी हम कार्य करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा काम है कि शिक्षा का व्यापक स्तर पर किस प्रकार उसको अच्छे से प्रचार और प्रसार किया जा सके, ताकि जो आने वाली नस्लें हैं वो शोषण से बच सके और वो आने वाले एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने में अपनी सहभागिता दे, उस पर भी हम काम करेंगे। दीपक जी, अभी आपने कहा कि काम करेंगे। अच्छा, शायद
मैंने ध्यान ना दिया हो, आपने पहले बताया हो, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि नव्या फाउंडेशन कितने लंबे समय से कार्य कर रही है? नव्या फाउंडेशन धरातल में मात्र 6 महीने से ही इस पर आया है और एक पारिवारिक परिस्थितियाँ रही कि 4 महीने में मेरी बेटी के नाम पर नव्या फाउंडेशन है, उसकी वो आकस्मिक उसको हमारी छोड़कर चली गई, तो कहीं ना कहीं उस मामले में थोड़ा हम डिले हुए हैं। लेकिन हम दोबारा नए उत्साह के साथ और नए शैक्षिक सत्र अप्रैल में हम इसकी शुरुआत करेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी हम बिगुल बजाएंगे और अपना इसको जो भी खामियां हैं सरकार के सम्मुख रखेंगे, प्रशासन के सम्मुख रखेंगे, शासन के सम्मुख रखेंगे और जिस भी हद तक हमें जाना होगा हम जाएंगे। दीपक जी, अभी आपने कहा कि काम करेंगे, आंदोलन करेंगे, समस्याओं को उठाएंगे, ये मतलब भविष्य में करेंगे आप, लेकिन आप पर लोग विश्वास क्यों करें? क्योंकि एनजीओ तो और भी बहुत सारे हैं जो शिक्षकों की समस्याओं को लेकर कार्य कर रहे हैं। आपने बताया कि आपने भी पहले किसी दूसरे एनजीओ में भी काम किया है, तो आपके साथ ही क्यों शिक्षक जुड़े? आपके संगठन में ऐसी क्या विश्वसनीयता है कि लोग आपसे जुड़े और आपके साथ कंधे से कंधा मिला? मैं 3 साल ठकुराई गुट के जिला मंत्री के रूप में कार्य किया जी, और विश्वास का दूसरा नाम दीपक नैन है। लोग विश्वास करते हैं जी, और हम उनके दुख में उनके फोन से हम उनको सबसे मिलते हैं, सबकी बात करते हैं और सबकी समस्याओं के लिए जी जान से हम लड़े हैं जी। ये हमारा स्वभाव है, हम लड़े, हम डरते नहीं है कभी भी जी। अगर किसी के साथ कोई भी आपत्ति आएगी तो हम निश्चित उसके साथ पहले भी खड़े थे, आज भी खड़ेंगे, तो लोगों को विश्वास करेंगे। क्योंकि अगर हम उनके बीच में पहले हम तो कहते हैं हम पहले हमें काम दीजिए, अगर हम काम नहीं करेंगे तो आप पर छोड़ दीजिए हमें जी, पहले काम करेंगे, फिर उनके बीच में जाएंगे, विश्वास नहीं कर जाएंगे उनको पहले अपना एक हमने पहले भी किया है और बाद में भी उसको काम करेंगे हम। आपने भी बात की कि आपने संगठन में काम किया है, जिला मंत्री आप पहले रह चुके हैं, आपने उस संगठन क्यों छोड़ा? ऐसी क्या स्थिति बनी कि आपको उस संगठन छोड़कर नव्या फाउंडेशन का निर्माण करने की आवश्यकता? इस विषय पे मैं ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां थी या कुछ और भी कारण हो सकते हैं या जो कार्यशैली वो पसंद ना आई हो, ये दोनों कारण हो सकते हैं जी। फिलहाल उनको छोड़ने के बाद नव्या फाउंडेशन के रूप में हमने काम किया है और निश्चित है उसको हम आने वाले समय पर बागपत जनपद में नव्या फाउंडेशन लोगों की अपेक्षाओं पर, उम्मीद पर खरा उतरेगा। अभी मैं एक चीज और जानना चाहूंगा दीपक जी, आपने कहा कि 6 महीने से आप धरातल पर कार्य कर रहे हैं, आप शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, स्वयं भी एक शिक्षक हैं, कहीं ना कहीं सरकार में भागीदारी आपकी है और जिन मुद्दों को आप उठाते हैं, जिन समस्याओं को आप उठाते हैं, वो भी मुद्दे सरकार से जुड़े हुए होते हैं। तो क्या कभी इस तरह की अड़चनें आपके सामने आई हैं कि आप एक शिक्षक हैं, इस तरह के मुद्दे आप नहीं उठा सकते या आप एनजीओ बनाकर किसी तरह का इस तरह का कार्य नहीं कर सकते? देखो, आज के समय पर शिक्षकों के बहुत सारे अधिकारों पर नए के तहत कटौती की गई है जी, और अगर एक फाउंडेशन शिक्षकों की गलत समस्याओं, जो शिक्षकों का शोषण हो रहा है, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो रहा हो, अगर वो शासन स्तर पर भी हो रहा है तो हम उसके खिलाफ भी आवाज उठाएंगे और सरकार से अपनी बात रखेंगे, सरकार से अपनी मांग मनवाएंगे कि ये गलत हो रहा है, तो सरकार की गलत नीति का भी विरोध किया जाएगा। दीपक जी, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे, मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि देखने में आ रहा है कि जो सरकारी संस्थान है, सरकारी विद्यालय हैं, उनसे लोगों का मोह हटता जा रहा है। जो निजी संस्थान है, प्राइवेट संस्थान है, उनकी तरफ लोग ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। इसका आप क्या कारण मानते हैं? इसका कई रीजन है। सरकार की उदासीनता, मैं आपकी बारी बता सकता हूं कि गत वर्ष में बागपत जनपद में लगभग 8-10 विद्यालयों को मान्यता मिली है जी। सरकार धड़ाधड़ मान्यता देती जा रही है जी। और सरकार इन परिषद विद्यालयों को किसी भी प्रकार की एड नहीं दे रही। तो जो ये विद्यालय हैं, अभिभावकों का उदासीन होना, क्योंकि आजकल सब बच्चे, मुझे लगता है कि सब बच्चे को माँ बाप अपने सुविधाएं देना चाहते हैं और माध्यमिक विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं शिक्षक भी जिम्मेदार है, सरकार भी जिम्मेदार है और प्रशासन भी जिम्मेदार है। चलिए, खैर आपसे काफ़ी लंबे से मैंने चर्चा की, तो एक छोटी बात और आपसे जानना चाहूँगा कि जनपद बागपत के जो DIOS हैं, उनका कैसा रवैया है शिक्षकों के प्रति, शिक्षण संस्थानों के प्रति? इस पर मैं कहना चाहूँगा कि मेरे 20 साल की मेरी नौकरी हो चुकी है और बागपत जनपद में अनेक जिला विद्यालय निरीक्षक आए हैं जी। लेकिन वर्तमान के जो जिला विद्यालय निरीक्षक का महोदय हैं, उनकी कार्यशैली शिक्षकों के प्रति बहुत निराशाजनक है जी। और शोषण की ओर कहीं ना कहीं इशारा करती है। प्रकरणों को लंबित रखा जाता है जी। तत्काल किसी पत्रावली पर कार्रवाई नहीं होती, चाहे वो GPF प्रकरण हो, पेंशन पदोन्नति हो, पेंशन पत्रावली हो, पदोन्नति हो, चयन वेतनमान हो, नव नियुक्त शिक्षकों के वेतन को लेकर हो,
फाइल को कहीं ना कहीं रोक दिया जाता है। और उसके साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय के द्वारा एक लेटर निर्गत किया गया था कि विद्यालय की समाप्ति में कोई शिक्षक नहीं आएगा। जी बिल्कुल निश्चित है, शिक्षक तो विद्यालय की समाप्ति के बाद ही जाते हैं अधिकांश है जी। लेकिन फिर भी जिला विद्यालय निरीक्षक के द्वारा प्रबंध समिति से पता नहीं क्यों विशेष लगाव है। 1860 रजिस्ट्रेशन एक्ट का ख्याल नहीं रखा जा रहा। प्रबंध समिति उसके बगैर यहाँ पर कार्य कर रही है और डीएस महोदय उस पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इस प्रकार का हो रहा है। और कहीं ना कहीं इनके कार्यकाल में, मुझे कहने इस बात में कोई गुरेज नहीं है कि मृतक आश्रित की नियुक्ति को ले लीजिए या किसी अन्य प्रकार की नियुक्ति को ले लीजिए, खेला के विद्यालय को ले लीजिए, डोला के विद्यालय को ले लीजिए, परेडी के विद्यालय को ले लीजिए, तेड़ा के विद्यालय को ले लीजिए, सिनोली नंगला के विद्यालय को ले लीजिए, कहीं ना कहीं हिलवाड़ी के विद्यालय को ले लीजिए, ये जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय इन मामलों को, इनके निस्तारण में असफल रहे हैं। तो शुक्रिया दीपक जी तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत धन्यवाद। तो अभी हम बात कर रहे थे नेवा फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक कुमार नैन से। उन्होंने बताया कि इनकी फाउंडेशन शिक्षक और शिक्षण संस्थाओं को लेकर कार्य कर रही हैं, पर्यावरण को लेकर भी कार्य कर रही हैं और बहुत सारी खामियां इन्होंने बताई जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय की तरफ से आ रही हैं। बहुत सारी खामियां इन्होंने बताई कि जो विद्यालयों में है, कुछ खामियां शिक्षकों में भी इनका कहना है कि है। इन काफ़ी विषयों पर इनसे चर्चा हुई, काफ़ी जानकारी हमारे दर्शकों को दीपक कुमार नैन से मिली। और कहीं ना कहीं मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि सिस्टम भी इन सब चीज़ों का जिम्मेदार होता है, क्योंकि अगर कोई चीज़ बहाव करती है वह ऊपर से नीचे की ओर जाती है, तो नीचे वाले की खामियां कम हैं और ऊपर वाले की खामियां अधिक होती हैं। तो दर्शकों, यह कार्यक्रम हमारा आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप भी चाहते हैं किसी मुद्दे पर चर्चा हो या आपके पास भी कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको हम अपने चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू करा सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में उनका नंबर और नाम जरूर लिख सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब इजाजत दीजिए, अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।